नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अंकिता जैन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे हेवी ब्लीडिंग, हेवी महावरी और फाइब्रॉइड्स के बारे में। तो हेवी पीरियड की बात करें उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल पीरियड साइकिल कैसी होती है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 21 से 35 दिनों में आती है, 2 से लेके 6 से 7 दिन तक ब्लीडिंग चलता है, एक दिन में 3 या 4 बार पैड बदलना पड़ता है, तो उसको हम नॉर्मल पीरियड साइकिल मानते हैं। कुछ लोगों की 2 से 3 दिन आती है, कुछ की 6 से 7 दिन आती है। यूजुअली 50 ml जितना ब्लड एक साइकिल में निकलता है। उससे भी ज्यादा ब्लीडिंग हो तो उसको हेवी पीरियड्स या मेडिकल भाषा में मेनोरेजिया कहते हैं। सो मेनोरेजिया मतलब आपकी ब्लीडिंग साइकिल 7 दिन से ज्यादा लंबी चले, हर 2 से 3 घंटे में पैड बदलने की जरूरत पड़े, रात को उठकर आपको पैड बदलना पड़े, या फिर इतनी ब्लीडिंग हो कि बॉडी का हीमोग्लोबिन, खून आपका घट जाए, अनीमिया हो जाए, रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट हो, आप कहीं जाने के बारे में सोचे, उन दिनों में आप कोई आउटिंग या जॉब में ना जा सकें, उसको हम कहते हैं मेनोरेजिया या हेवी ब्लीडिंग। हेवी ब्लीडिंग के काफी सारे कारण होते हैं। शुरुआत करें हम यूट्राइन रीजंस, मतलब जो गर्भाशय, बच्चेदानी है, उनके कारणों से। काफी कॉमन, सबसे कॉमन एक कारण रहता है फाइब्रॉइड्स, जिसको हम हिंदी में रसौली या बच्चेदानी की सादी गांठ भी कहते हैं। एक और कारण होता है पॉलिप या मस्सा, जो बच्चेदानी के अंदर एक टिश्यू ओवरग्रोथ पाया जाता है। कभी कभी बच्चेदानी में सूजन पाई जाती है, उसको हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। कभी कभी बच्चेदानी की अंदर की दीवार जो है वो काफी थिक हो जाती है, उसको हम कहते हैं थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। ये सब बच्चेदानी के कारण है जिससे हेवी ब्लीडिंग होती है। कुछ ओवेरियन कारण होते हैं, जो अंडाशय है, जिनके कारण हेवी ब्लीडिंग होती है, जैसे कि पीसीओएस। पीसीओएस मतलब एक टाइप का हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, जिसमें जो मंथली साइकिल है, बीज बनना, बीज फूटना और फिर पीरियड आना, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, बराबर से नहीं चल रही होती है। उस वजह से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ब्लीडिंग आती नहीं है, अंदर की लाइनिंग थिक होती चली जाती है और फिर हेवी ब्लीडिंग की तरह बाहर आती है। 10-10 दिन, 15 दिन, महीने तक ब्लीडिंग चलती है। तो ये है एक ओवेरियन कारण हेवी ब्लीडिंग का। कुछ हार्मोनल कंडीशंस जैसे कि थायराइड, उसमें भी हेवी ब्लीडिंग या ब्लीडिंग बहुत कम आए, स्कैंटी मेंसेस आए, ऐसा हो सकता है। काफी बार हम थायराइड की प्रॉब्लम पकड़ते इस तरह है कि पेशेंट्स को ब्लीडिंग नहीं आ रही है या बहुत हेवी आ रही है। जब हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव दिखता है। उसके ट्रीटमेंट करने से काफी बार ब्लीडिंग नियंत्रण में आ जाती है। कॉपर टी एक टाइप की गर्भ निरोधक यंत्र होता है, जो हम बच्चेदानी में इंसर्ट करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना रुके। बट कुछ महिलाओं में, 20 से 30% महिलाओं में, उससे कॉपर टी लगाने के बाद ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे संजोग में जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ पेशेंट्स में अगर ब्लड थिनर्स या हम एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन जो कहते हैं, अगर वो चल रही हो और हाई डोज में चल रही हो, तो उसमें भी हेवी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो आइए अब बात करते हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में, जो कि सबसे कॉमन कॉज है हेवी ब्लीडिंग के। इंडियन विमेन में फाइब्रॉइड्स 30, 40 to 50% विमेन में पाया जाता है। यूजुअली 30 to 40 की एज ग्रुप में ये हम सबसे पहले पकड़ते हैं। बट हाँ, आजकल देखने आ रहा है कि 20s में भी फाइब्रॉइड की गांठें दिखने लगी हैं। फाइब्रॉइड्स यूजुअली सादी गांठें होती हैं। जैसे आप बच्चेदानी को देखें तो उसमें अंदर की एक एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जो हर महीने पीरियड की तरह शेड होती है। उसके बाहर होती है मसल लाइनिंग, मस्कुलरिस। इस टिश्यू का जो ओवरग्रोथ होता है, तो वो एक गठान बन जाती है, जिसको हम कहते हैं फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। चने के दाने से लेके 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो तक की गांठें देखी जा चुकी हैं। फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि मुझे फाइब्रॉइड है? Well, 50% ऑफ फाइब्रॉइड्स आर एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब उनमें कोई लक्षण होते ही नहीं है, दर्दी को नहीं पता चलता है। जब हम जांच करते हैं, चेकअप करेंगे, तभी पता चलता है। दूसरी एक कंडीशन, जैसे हमने हेवी ब्लीडिंग की बात करी, फाइब्रॉइड्स के कारण हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। पीरियड्स के समय ज्यादा पेन हो सकता है। फाइब्रॉइड्स के कारण शायद पेन और ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, पर एक हेवीनेस, खिंचाव नीचे की तरफ महसूस करते हैं काफी लेडीज। प्रेशर सिम्टम्स हम कहते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड की गांठ है जो बच्चेदानी के साथ साथ पेशाब की थैली पे दबाव डाल रही है, बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ सकती है। जो पेशाब बन के जिन नड़ियों से आती है, यूरेटर, उस पे दबाव डाल रही है, वो बराबर से यूरिन नहीं आ पाता, या फिर आंतड़ों पे, बॉवल पे भी प्रेशर डाल सकती है। फाइब्रॉइड्स के कारण इनफर्टिलिटी, मतलब प्रेगनेंसी ना रुके, ये तकलीफ भी हो सकती है। कुछ लेडीज जिन्हें फाइब्रॉइड पता नहीं होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसमें क्या रिस्क है? वेल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड की साइज बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक हार्मोन डिपेंडेंट गांठ है। जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स बढ़ेंगे, वो फाइब्रॉइड गांठ का भी ग्रोथ होता है। फाइब्रॉइड में कुछ चेंजेस, जैसे कि रेड डिजेनरेशन या फिर ट्विस्टिंग, इस टाइप के चेंजेस, जिससे पेन हो बहुत सारा, हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। फाइब्रॉइड अगर जहां प्रेगनेंसी रुकती है उस जगह के बहुत करीब है,
जिस जगह प्रेगनेंसी रुकती है उसके बहुत करीब अगर फाइब्रॉइड होता है तो फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स में मिसकैरेज या अबॉर्शन का रिस्क भी हाई रहता है। आगे के दिनों में 7वें 8वें महीने में प्री टर्म डिलीवरी, अधूरे दिनों पर डिलीवरी होना, उसका चांस भी बढ़ जाता है जिन लेडीज में फाइब्रॉइड्स होते हैं। कौन सी लेडीज में फाइब्रॉइड्स का रिस्क ज्यादा होता है? जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क बढ़ता है, जेनेटिक टेंडेंसी होती है, अगर आपकी मदर या सिस्टर्स को फाइब्रॉइड रहा है तो आपको भी होने का चांस ज्यादा है। लेट चाइल्ड बेयरिंग, 35 से बाद की उम्र में बच्चे हों, या फिर जिन लेडीज में बच्चे नहीं होते हैं, जिनको प्रेगनेंसीज या डिलीवरी नहीं हुई है, उनमें फाइब्रॉइड्स होने का रिस्क ज्यादा रहता है। और ये भी देखा गया है कि प्रोसेस्ड फूड्स वाली डाइट से भी फाइब्रॉइड्स का रिस्क बढ़ता है। फाइब्रॉइड्स की जांच कैसे करें? जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, पहले तो आपकी हिस्ट्री ली जाती है। ये जो सिम्टम्स हमने बात किए, पेन ज्यादा होना, ब्लीडिंग होना, प्रेशर महसूस होना, प्रेगनेंसी ना रहना, इन कंडीशन से एक अंदाजा आ सकता है कि अंदर कोई तकलीफ है। जब डॉक्टर चेकअप करते हैं, गर्भाशय बच्चेदानी का साइज नॉर्मल से थोड़ा बड़ा पाया जा सकता है। फिर एक बहुत ही कॉमन और यूजफुल टूल है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से डेफिनेटली हम लोग फाइब्रॉइड को देख सकते हैं। कहाँ है फाइब्रॉइड, कितने फाइब्रॉइड है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सोनोग्राफी 2 रस्तों से की जा सकती है। एक तो पेट ऊपर से देखते हैं अगर बहुत यंग लड़की है, या फिर बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, ज्यादा फाइब्रॉइड्स हैं, तो पेट ऊपर से उनकी पूरी जानकारी मिलती है। एक और तरह से सोनोग्राफी करते हैं जिसको इंटरनल स्कैन या ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। वो नीचे के रास्ते से की जाती है। वो ज्यादा सेंसिटिव है छोटी गांठें पकड़ने में, जो बच्चेदानी के अंदर होती है गांठें, उन्हें देखने में। एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, मतलब कि सोनोग्राफी करते करते बच्चेदानी के अंदर थोड़ा सा सलाइन, नॉर्मल पानी जैसा स्टेराइल पानी डाला जाता है, तो उससे जो अंदर की गांठें हैं, बच्चेदानी की अंदर की दीवार में जो गांठें होती हैं, उनका अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है। फाइब्रॉइड्स या तो बच्चेदानी के अंदर की दीवार में हो सकते हैं, वॉल ऑफ द यूट्रस में हो सकते हैं, या फिर थोड़े बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। एक और इमेजिंग मोडालिटी है जिसको हम कहते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उससे हम लोग एग्जैक्ट फाइब्रॉइड्स का नंबर, कितने फाइब्रॉइड्स है, कहाँ है, बच्चेदानी के कौन से लेवल पे हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फाइब्रॉइड्स में कोई डीजेनरेशन या खराबी वाले चेंजेस आए हैं तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं, या कोई कैंसरस चेंजेस आए हैं। वैसे फाइब्रॉइड्स में कैंसर होना 0.5% का ही रिस्क रहता है। क्या सब फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करना जरूरी है? वेल नो। जैसे कि बोलते हैं ना रियल एस्टेट में, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लोकेशन लोकेशन लोकेशन, उसी तरह फाइब्रॉइड्स में भी लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आधे सेंटीमीटर की गठान है बट वो बच्चेदानी के अंदर की दीवार में है, जहां प्रेगनेंसी रुकनी है वहां है, तो फिर उसका जरूर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वरना वो हेवी ब्लीडिंग करेगी, प्रेगनेंसी रुकने नहीं देगी। पर हाँ, अगर 1-2 सेंटीमीटर की गठान है, थोड़े बाहर की तरफ है, या इवन 3-4 सेंटीमीटर तक की गठाने हैं, तो हम उन्हें सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब हर 6 महीने या साल भर में सोनोग्राफी करके उसकी साइज देख सकते हैं। तो चलिए हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बातें करते हैं। सबसे पहला हम कहते हैं सिम्टोमैटिक। बहुत बड़ी गठान नहीं है, छोटी है, पेन की तकलीफ है, लेट अस ट्राई पेन किलर्स पीरियड के दौरान। हेवी ब्लीडिंग की तकलीफ है तो ब्लीडिंग का मात्रा कम करने की भी दवाइयां आती हैं जो कि पीरियड के दिनों में लेना होता है। कुछ पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट इनफ नहीं होता है। कुछ दवाइयां भी आती हैं जिनसे हम टेम्पररी फाइब्रॉइड की साइज को छोटा कर सकते हैं। उनमें से एक है मिफेप्रिस्टोन और कुछ इंजेक्शंस आते हैं। पर ध्यान रहे, ये सारे ट्रीटमेंट्स टेम्पररी होते हैं। ट्रीटमेंट्स हम मैक्सिमम 6 मंथ्स 1 ईयर तक यूज कर सकते हैं। उस दौरान यस, फाइब्रॉइड की साइज छोटी होगी, बट जैसे ही हम दवा बंद करेंगे वो फिर से बढ़ेगी। तो मेडिसिन एक परमानेंट इलाज नहीं है फाइब्रॉइड्स के लिए। मेडिसिन हम तब दे सकते हैं जब पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम है। कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले हमें थोड़ा समय चाहिए उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, सर्जरी या कोई और प्रोसीजर करने के लिए, तो हम कम समय के लिए मेडिसिन का यूज कर सकते हैं फाइब्रॉइड्स की साइज घटाने के लिए। एक प्रोसीजर है जिसका नाम है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। बेसिकली जो बच्चेदानी की मेन आर्टरीज हैं, जिससे उसे ब्लड सप्लाई होता है और जिससे फाइब्रॉइड की साइज बढ़ती है, वो जगह पे जाके उसको ब्लॉक कर दिया जाता है बाय सम जेल PVC पार्टिकल्स। उससे क्या होता है, फाइब्रॉइड की साइज डेफिनेटली काफी कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ब्लीडिंग और पीरियड वाले इश्यूज कम हो जाते हैं। बट हाँ, जिन पेशेंट्स में UAE यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया गया है, उसमें पाया जाता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस या प्रेगनेंसी का अच्छा आउटकम, अर्ली डिलीवरी ना हो, ये सब इश्यूज आते हैं। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन यूजुअली उन लेडीज को ही ट्राई करना चाहिए जिनके बच्चे हो गए हैं, जिनको और प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए, बट उनको सर्जरी भी नहीं करानी है, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है। फीमोरल आर्टरी, पैर की जो बड़ी नस होती है, वहां से कैथेटर डाल करके यूट्राइन आर्टरी पे जाके वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। और अब हम आते हैं फाइब्रॉइड्स की सर्जरी पे। सर्जरी हम अलग अलग रास्ते से कर सकते हैं। जैसे हमने बात की, बच्चेदानी के अंदर की गठाने हो, सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स, उसमें हम हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कर सकते हैं। मतलब हिस्ट्रोस्कोपी एज इन बच्चेदानी के अंदर हम एक दूरबीन डालते हैं, फाइब्रॉइड को देखते हैं
और उसको कट करके रिमूव करके बाहर निकाल लेते हैं, ताकि पेट ऊपर कोई कट्स नहीं आते हैं, बच्चेदानी के ऊपर कोई कट नहीं आते हैं और प्रेगनेंसी के लिए जल्द ही वो आगे बढ़ सकते हैं। पर हाँ, अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, फाइब्रॉइड अंदर नहीं बाहर की दीवार में है, तो फिर हिस्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर इज नॉट सफिशिएंट, तो हमें लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी का सहारा लेना होता है। सो लैप्रोस्कोपी में 3 से 4 छोटे छोटे आधे से 1 सेंटीमीटर के कट्स आते हैं, जिससे हम फाइब्रॉइड को बच्चेदानी से सेपरेट करते हैं और बच्चेदानी पर टांके लेके वो जगह को बंद कर देते हैं। जितने फाइब्रॉइड्स हैं हम उस समय उन्हें देख के निकाल सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़े हैं, लैप्रोस्कोपी से नहीं निकल पाए, तो फिर एक ओपन सर्जरी जो कट लगता है वो ऑप्शन भी रहता है। ये एक क्वेश्चन हमेशा सब पेशेंट्स के मन में आता है कि आज तो फाइब्रॉइड निकाल दिया, फिर से आ सकता है क्या? वेल, यस। जब तक बच्चेदानी अंदर है, जब तक हार्मोन्स बन रहे हैं बॉडी में, फाइब्रॉइड्स की गठाने वापस आ सकती हैं। हाँ, अगर छोटा फाइब्रॉइड है और मेनोपॉज की एज नजदीक आ रही है, 48, 49, 50 हो रहे हैं, नेचुरली हार्मोन्स अपने आप धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो फाइब्रॉइड्स नहीं बढ़ते हैं, यूजुअली वो श्रिंक हो जाते हैं। पर इन यंग पेशेंट्स 20, 30, 40s फाइब्रॉइड्स वापस आ सकते हैं और सर्जरी के बाद भी हमें 6 मंथली और फिर 1 ईयरली चेकअप करते रहना चाहिए। अगर किसी का सर्जरी के बाद भी फाइब्रॉइड रिकर हो रहे हैं और उनकी फैमिली प्लानिंग हो गई है कंप्लीट, मतलब बच्चे हो गए हैं और प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए, तो हमारे पास उनका जो कंप्लीट सोल्यूशन है यूट्रस रिमूवल सर्जरी, हम उसका भी उपाय ले सकते हैं। सो ये थी हेवी ब्लीडिंग्स और फाइब्रॉइड के बारे में जानकारी। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ लगती है तो आप जरूर से हमारा संपर्क कर सकते हैं केडी हॉस्पिटल पे। और भूलिएगा मत, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस अब तक पहुंचा सके। थैंक यू।